जब मैं महिलाओं के बीच जाती हूँ तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं मुझसे खुलकर बात करती हैं वो आम या पुरुष या मेल जो नेता होते हैं उनसे वो नहीं कर सकती। गवर्नमेंट बोलती है सैनिटरी नैपकिन बच्चियों के लिए चलाना, बट उसको कैसे उसको एक पूरी योजना बनाकर कैसे लागू करना है कि हमारी बच्चियाँ सेफ रहें, सुरक्षित रहें और साफ़ सुथरे ढंग से वो अपने उन दिनों का फ़ायदा उठा सकें। मान लीजिए कि हम 10 सीटें, कोई भी पार्टी 10 सीटें दे देती है मुस्लिम महिला को, लेकिन वहाँ की आवाम समझती ही नहीं है। अगर नहीं समझी और वो तमाम सीटों पर अगर उन महिलाओं को हरा कर भेज देती हैं तो फिर महिलाओं की बात कौन करने वाला। क्या पुरुष समाज की तरफ से किसी तरह का आपको लगता है कि उनको अप्रोच करना, उनके बीच अपनी बात को रखना, उनको समझाना, किसी तरह की परेशानी आती है? महिला सेल का गठन होना चाहिए। सभी हम समझते हैं कि महिला का तो है प्रकोष्ठ वगैरह बना है पार्टियों के अंदर। हाँ, पार्टियों के अंदर, बट ये इसका विस्तार होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, अनुमंडल वाइज, ज़िला वाइज। उनके अंदर भी इच्छा शक्ति जाग रही है, हम भी आगे बढ़े, हम भी कर सकते हैं, आई कैन डू इट। तो उनके अंदर ये जो इच्छा बढ़ रही है, ये एक बहुत मौन क्रांति है कि जो इंस्टीट्यूशन है या हायर डिग्री कोर्स जो हमारे यहाँ नहीं हो पाते, इसके लिए स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है, वो हमारे यहाँ आना चाहिए। डिग्री कॉलेजेस होना चाहिए, विमेंस डिग्री कॉलेज होना चाहिए ताकि यहाँ की बेटियाँ यहीं पढ़ें। बिहार में आखिरी मुस्लिम महिला विधायक जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से ही हुई हैं। 2010 में जब परवीन अमानुल्लाह और रज़िया खातून 2 मुस्लिम महिला विधायक चुनी गई, उसके बाद 15 में भी जदयू ने एक मुस्लिम महिला को टिकट दिया, 20 में जदयू ने 3 मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया, लेकिन कोई जीत नहीं पाई। इस बार एनडीए की तरफ से एक मुस्लिम महिला शगुफ्ता अजीम को अररिया से टिकट दिया गया है। शगुफ्ता अजीम 15 में भी जदयू की यहाँ प्रत्याशी थी, दूसरे स्थान पर रही और दोबारा उन पर जदयू ने भरोसा किया है। तो अब हम आज अररिया विधानसभा क्षेत्र में हैं, हमारे साथ शगुफ्ता अजीम जी हैं। शगुफ्ता जी, सियासी सफ़र आपका कैसे शुरू हुआ, सियासत में कैसे आई हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी और आपका इस्तेमाल करती हूँ कि आप इतने अच्छे क्वेश्चन के साथ आप आए हैं। एक्चुअली में देखिए, हमारी ज़िंदगी में सियासी नाम की चीज़ें पहले नहीं थी। हमारी शादी हुई, हम जिस परिवार में आए ये सभी लोग सियासत में ही थे। इसके बाद हमारी ससुर की विरासत को मैंने देखा कि कैसे लोग से कनेक्ट होते हैं, कैसे अलग अलग जाति, समुदाय, वर्ग के लोगों के साथ इनका मिलना जुलना और जिस तरह का इन लोगों का सौभाग, मतलब अब आप आपस में इत्तेफाक देखते थे तो मुझे अच्छा लगता था। धीरे धीरे 2005 का चुनाव हुआ, उसके बाद आरक्षण लागू हो गया। आरक्षण से लागू होने के बाद उससे पहले हमारे पति आफ्ताब अजीम ज़िला परिषद वाला आरक्षण, हाँ, ज़िला परिषद के चेयरमैन थे और वो 2001 में चेयरमैन बने थे। उसके बाद वो सीट रिज़र्व हो गई, महिला सीट। उसके बाद सभी परिवारजनों का हुआ कि नहीं, अब चूँकि महिला सीट हो गई है, उस सीट पर शगुफ्ता अजीम को लड़ाया जाए। तो उन्होंने मुझे लड़ाया और देखा, मुझे बहुत अच्छे सम्मानजनक वोट से मुझे लोगों ने जिताया और लोगों ने काफ़ी मेरी तरफ अपना दुआ प्यार आशीर्वाद रखा। वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। ये शुरुआत एक ऐसी शुरुआत थी जिसमें एक लग रहा था कि तब मैंने जाना कि सियासत में महिलाओं की ज़रूरत है, क्योंकि महिलाओं का सियासत में होना बिल्कुल लाजमी बन जाता है। क्योंकि एक वर्ग ऐसा है जिसके बारे में और उसकी कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी योजनाएं क्या हैं, उनके अंदर दिल के अंदर क्या क्या अरमाने हैं और वो क्या चाहती हैं, बिहार के विकास में वो चाहती क्या है, ये कैसे उनकी ख्वाहिशी को सम्मिलित करना, ये एक बहुत बड़ा ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ये फ़ील हुआ कि जब मैं महिलाओं के बीच जाती हूँ तो मुझे लगता है कि जो महिलाएं मुझसे खुलकर बात करती हैं वो आम या पुरुष या मेल जो
नेता होते हैं उनसे वो नहीं कर सकती। तो इसलिए मुझे लगा कि महिलाओं का बहुत ज़रूरी है, महिलाएं मैदान में आए, सियासी मैदान में आए ताकि एक वर्ग की दुख को समझ सके। और दूसरी बात, महिलाएं जब सियासत में आती हैं तो वो यकीनन ईमानदारी के साथ काम करती हैं। उनके अंदर एक ईमानदार छवि होती है। वो ना करप्ट हैं, ना ही वो बाहुबली हैं, ना ही वो एक माँ, एक बहन, एक पत्नी, मतलब एक बहू के रूप में वो काम करती है। और इतना सरल वो होती है कि सभी से मिलना जुलना और उनके काम सभी में जाने का, मतलब उनको ऐसा लगता है कि हम घर के लोग हैं, नेता नहीं, घर के लोग हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट बन करके काम होता है। तो महिलाओं से स्पेसिफिक कोई इश्यूज़ आपकी नज़र में है जिन पर आप काम करना चाहेंगी? देखिए, इन महिलाओं की अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। एक तो महिला सेल का गठन होना चाहिए। सभी हम समझते हैं कि महिला का तो है, प्रकोष्ठ वगैरह बना है पार्टियों के अंदर? हाँ, पार्टियों के अंदर, बट ये इसका विस्तार होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, अनुमंडल वाइज, ज़िला वाइज। अगर ये होता है तो महिलाओं को इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि महिलाओं को जो ज़रूरतें हैं, उनकी योजनाएं हैं। अब मान लीजिए एक छोटी सी बात लीजिए, गवर्नमेंट बोलती है सैनिटरी नैपकिन बच्चियों के लिए चलाना, बट उसको कैसे उसको एक पूरी योजना बनाकर कैसे लागू करना है कि हमारी बच्चियां सेफ रहें, सुरक्षित रहें और साफ़ सुथरे ढंग से वो अपने उन दिनों का फ़ायदा उठा सके। दूसरे, जो महिला उत्पीड़न का मामला आता है, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो शर्म से नहीं बोलती कि मेरे पति मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे यौन शोषण है जो खुल करके आपके सामने नहीं आ पाता है। वो महिला से इंटरेक्ट करती हैं, चाहे वो बच्चियों के साथ हो, चाहे जैसे मान लीजिए बहुत सारे काम करने वाली महिलाएं हैं जो किसी परिवार में जा रही हैं काम करने और वहाँ उनके साथ गलत हुआ या किसी ने गलत, तो वो शर्म से, सामाजिक शर्म से वो सबके सामने नहीं बोल सकती। लेकिन अगर कोई उनके पास ऐसा महिला नेतृत्व आता है जिस पर वो भरोसा कर कर अपनी बात को बोल सकती हैं, तो इन तमाम चीज़ों के लिए काम किया जा सकता है। मुस्लिम महिलाओं को इस बार एनडीए की तरफ से एक टिकट और महागठबंधन से भी एक टिकट मिला है। आपको क्या लगता है कि इतना कम टिकट, जो मुख्य पार्टियां हैं, जो मुख्य गठबंधन है, उनसे इतना कम टिकट क्यों मिलता है मुस्लिम महिलाओं को? देखिए, 2020 में 11 मुसलमानों को टिकट मिला था हमारी पार्टी की ओर से, और उसमें आप जानते हैं कि 4 महिलाएं लड़ रही थी। एक आसमा थी, अंजुम थी, मैं थी, हाँ, तीन हम लोग लड़ रहे थे। बट इस बार चूँकि सीट शेयरिंग का मामला रहा, बहुत कुछ उथल पुथल हुई, चूँकि एनडीए के पूरे सीट शेयरिंग में जो मामला आया, इस बार एक फ़ीमेल सीट ही दे पाए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। अररिया की जनता और यहाँ की महिलाओं पर भरोसा करके उन्होंने मुझे दिया। तो ये बढ़नी चाहिए, ये बढ़नी चाहिए। हमारी मांग रहेगी कि महिला नेतृत्व और ख़ासकर मुस्लिम नेतृत्व महिलाओं का बढ़ना चाहिए, क्योंकि मैंने जो सारी दुखें और तकलीफ़ें बताई हैं, तो इन तमाम चीज़ों में ये समुदाय भी घिरा हुआ है और नेचुरली इसमें मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, होंगी। अगले बार से हम लोग खुद ही कैबिनेट में हंगामा करेंगे और अपना हक़ हक़ूक़ लेंगे। इंशाअल्लाह इस बार जीत कर जाएंगे। यहाँ के लोगों का भरपूर भरोसा मिल रहा है और ख़ासकर अक़लियत समाज की महिलाएं बहुत देखने को मिल रहा है कि बहुत खुश हैं कि हमारी बहन लड़ रही है, हमारी भाभी लड़ रही है। तो इस तरीके से इनका सहयोग जिस तरीके से मिल रहा है, नेचुरली इस पर विचार होगा। इस पर आपने जवाब वैसे दे भी दिया, फिर भी मैं स्पेसिफिक ये पूछना चाहूँगी कि मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी सियासत में बढ़ाने के लिए आपको लगता है कुछ खास किया जाना चाहिए? हाँ, देखिए, अपने हक़ हक़ूक़ की डिमांड तो करनी चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। और ये आवाज़ तब बुलंद होगी जब 1 जीत कर जाएंगी, 2 जीत कर जाएंगी, 3 जीत कर, जब वहाँ पे मजबूतियाँ होंगी तो ऑब्वियसली। और फिर दूसरे कि जनता पर भी देखिए, मान लीजिए कि हम 10 सीटें, कोई भी पार्टी 10 सीटें दे देती है मुस्लिम महिला को, लेकिन वहाँ की आवाम समझती नहीं है। अगर नहीं समझी और वो तमाम सीटों पर अगर उन महिलाओं को हरा कर भेज देती हैं, तो फिर महिलाओं की बात कौन करने वाला? महिलाओं की बात मुस्लिम समाज की या महिलाओं की बात फिर कौन करेगा? तो ये दोनों अंडरस्टैंडिंग को देखते ही हुए टिकट का वितरण होता है। अररिया को लेकर आपका क्या विज़न है?
अररिया को लेकर सबसे पहले तो मैंने ही बताया कि मेरा विज़न जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक अमान क्रांति लाना, क्योंकि आज भी जो प्राइवेट स्कूलें हैं वो दोहन कर रही हैं गरीबों का, और उनकी फ़ीसें भरना सबके बस की बातें नहीं हैं। तो नेचुरली एक ऐसी सुधार हो, एक ऐसी व्यवस्था और आए, शिक्षा में काफ़ी काम हुआ है, जिससे लोग प्राइवेट में कम जाएं और गरीब के बच्चे हों या अमीर के बच्चे, उनकी आस्था सरकारी स्कूल पर बन जाए। एक ये होनी चाहिए। दूसरे कि जो इंस्टीट्यूशन है या हायर डिग्री कोर्स जो हमारे यहाँ नहीं हो पाते, इसके लिए स्टूडेंट्स को बाहर जाना पड़ता है, वो हमारे यहाँ आना चाहिए। डिग्री कॉलेजेस होना चाहिए, विमेंस डिग्री कॉलेज होना चाहिए, ताकि यहाँ की बेटियाँ यहीं पढ़ें और इनका लाभ उठाएं। तो ये होना चाहिए। तीसरा कि बीएड जैसे आप जानते हैं कि ट्रेनिंग कॉलेज वगैरह जो हैं, ये हमारे जो बच्चे हैं उनसे काफ़ी बड़े रकम में फ़ीस लेकर करके इनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे सरकार से भी कि जब मैं जीत कर जाऊंगी कि इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगे और न्यूनतम दर सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाए, जिससे बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। और छात्रावास तो आपके यहाँ दे ही दिए हैं, नीतीश कुमार जी ने आपको बहुत अच्छा अल्पसंख्यक छात्रावास दिया गया है। शिक्षा में एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कंपटीशन, चूँकि आज का दौर कंपटीशन का है, 7th 8th 9th 10th का एजुकेशन ही आपको आगे की कंपटीशन को तय करता है। तो जो भी क्वालिटी है और जो भी क्वांटिटियाँ हैं उनमें बढ़ाने की मांग होनी चाहिए। अभी तो देख रहे हैं आप बीपीएससी से सभी टीचर्स की बहाली हो रही है, तो इनमें तो गुणवत्ता आई है, लेकिन अब है कि अब इसको 100% इम्प्लीमेंट हो, लोगों पर इसका विश्वास बने और लोग बाहर नहीं जाकर यहाँ ठहराओ। जैसे बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं हैं जो मेडिकल इंजीनियरिंग और डिफरेंट सेक्टर के लिए तैयार करते हैं बच्चे को, ये तमाम ज़िले में होनी चाहिए, सरकारी स्तर पे होनी चाहिए, ताकि बच्चे यहाँ से लाभ ले सके। गरीब के बच्चे अगर 1.5 लाख 2 लाख में कोटा में जाकर वो पढ़ाई ले रहे हैं, तो यहाँ पर उनको न्यूनतम दर सरकारी रेट पर उनको ये तमाम पढ़ाइयों का लाभ मिल सके। तो ये हमारा शिक्षा का है। दूसरा, स्वास्थ्य के दिशा में आप देखते हैं हमारे यहाँ एक चीज़ होती है, कोई भी इमरजेंसीज होती है तो रेफ़र, इमरजेंसी हुई रेफ़र, तो ये व्यवस्थाओं को मैं बंद कराऊंगी। सारी इंतज़ामात, ख़ास करके फ़र्स्ट एड इंतज़ाम तो यहाँ होंगे ही, और ये रेफ़र वाली बातें जो रेफ़र करने की पोजीशन में होंगे वो होंगे, इन जेन्युइन रेफ़र नहीं होने दूंगी मैं। यहाँ होंगे सरकारी स्तर पर और अच्छी इलाज की व्यवस्था हम करवाएंगे। हमारे यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर्याप्त होंगे, इमरजेंसीज की तमाम सुविधाएं से लैस होगा। आप जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे भी लागू बन चुके हैं, निर्माण हो चुके हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं है। 100 बेड्स आपके न्यू हॉस्पिटल चमाचम तैयार हैं। कुछ व्यवस्थाएं और भी करने की ज़रूरत है, तो उनकी व्यवस्थाओं की लड़ाई हम लड़ेंगे। तीसरी प्रायोरिटी है हमारी बाढ़ नियंत्रण। आप जानते हैं कि कोसी बांध, कोसी बैराज, हमेशा से लोग डर बना रहता है कि अगर वो टूटा तो हमारे यहाँ बाढ़ का प्रभाव बहुत बुरी तरीके से आएगा। तो ये डर जो है ना, इस पर काम करने की आवश्यकता है। कोसी जो बैराज है वो, उसकी मरम्मती और उसके काम की आवश्यकता, हम सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करेंगे। और बाढ़ नियंत्रण की जो काम है उसको हम बहुत मजबूती से करेंगे। निश्चित तौर पर इतने काम तो ज़रूर कर देंगे जिससे हमारी हर साल बाढ़ में आने वाली तबाहियों पर अंकुश लग सकेगा। बिहार में ज़्यादातर महिलाएं ज़्यादा वोट करती हैं पुरुष के मुकाबले, तो आपको लगता है कि आपकी कैंपेनिंग में भी ऐसा क्या दिखता है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन, खासकर महिला प्रत्याशी होने की वजह से, क्या बढ़ता है? बिल्कुल, मैं जहाँ भी जाती हूँ महिलाओं की ज़्यादा संख्या बल दिखती है और उनमें उत्साह भी दिखता है। ऐसा लगता है कि उनको मेरे घर का कोई आ गया, मेरे बीच की कोई आ गई। तो ये एक विश्वास और यकीन जो है ना, ये महिलाओं को मजबूत बना रही है। एक आत्मविश्वास उसके अंदर जो दिख रहा है, उनको लगता है कि मेरे बीच का कोई खड़ा है, स्पीच कर रहा है, मेरे मन की बात बोल रहा है, तो उनको अच्छा लगता है। और इससे क्या हुआ ना कि वो नेतृत्व क्षमता उनकी निखर रही है। सामाजिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान तो हो ही रहा है, साथ में उनके अंदर भी एक क्षमता जो है वो डेवलप कर रहा है।
उनके अंदर भी इच्छा शक्ति जाग रही है, हम भी आगे बढ़े, हम भी कर सकते हैं, आई कैन डू इट। तो उनके अंदर ये जो इच्छा बढ़ रही है, ये एक बहुत मौन क्रांति है। और निश्चित तौर पर महिलाओं को की भीड़ और महिलाओं के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान, हमें लगता है यही विजय का, हमारी जीत का यही सबब बनेगा। आखिरी सवाल है, क्या पुरुष समाज की तरफ से किसी तरह का आपको लगता है कि उनको अप्रोच करना, उनके बीच अपनी बात को रखना, उनको समझाना, किसी तरह की परेशानी आती है? नहीं, देखिए, पुरुष समाज चूँकि डिफरेंट जगह बैठते हैं, हर दलों में बैठते हैं और बातें सुनते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेते हैं। बट मैं तो चाहती हूँ, डेवलपमेंट की बात करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती है। चंद बिंदुओं को जो मैं रखती हूँ डेवलपमेंट के, तो जो विपक्ष दल जो हमारा जो बात को रखता है हमारे खिलाफ या हमारी पार्टी के खिलाफ, तो हमें लगता है उतना ही काफ़ी होता है उनको समझने के लिए। इसलिए आज देख रहे हैं कि एक मुहिम बन गया है। अभी अररिया में आप जहाँ भी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे लोगों ने एक मुहिम छेड़ रखा है इस चुनाव में, बदलाव की मुहिम। तो ये बदलाव की जो लहर और मुहिम छिड़ी है, ये सभी जो समुदाय हैं और सभी धर्म जाति वर्ग के लोगों में है, और ख़ासकर पुरुष समाज और महिला समाज दोनों मिलकर इस मुहिम को छेड़ रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि किसी तरह की इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि बात हमारी नहीं समझ पा रहे प्रॉपरली, वो हमारी बात को समझ रहे हैं। युवा वर्गों की रोज़गार की योजना आने वाले दिनों में जो हमारा लक्ष्य है, हमारी सरकार का लक्ष्य है, 1 करोड़ रोज़गार मुहैया कराना, युवा आयोग का गठन, एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम होगी हमारे सरकार की, युवा आयोग का गठन होना। आप देख रहे हैं जैसे अति पिछड़ा आयोग गठन किया गया, दलित महादलित आयोग का गठन किया गया, महिला आयोग का गठन किया गया। तो इससे क्या हो रहा है ना कि इनकी जो योजनाएं हैं, आयोग नीति अब बनाती है और तैयार करके कैबिनेट को दे रही है। उसी तरीके से आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया जाने वाला है कि युवाओं का एक आयोग का गठन होना है। युवाओं का जब आयोग का गठन हो जाएगा तो आप समझते हैं कि जो युवाएं जो बोलते हैं, जिनको लोग बरगलाते हैं, और युवाओं के दम पर ही हम आगे निकलते हैं, तो ये तमाम चीज़ों पर अंकुश लग पाएगा। निश्चित तौर पर युवाओं के भविष्य की चिंता सरकार कर रही है, और महिलाओं की, बच्चों की, यहाँ हर तबके, हर जाति, हर समुदाय के लिए सरकार गंभीर है। जितने भी काम हो रहे हैं सभी के लिए बहुत सोच समझ कर किए जा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ बिहार में विकास का हमारा मुद्दा है, विकास को आगे बढ़ाना है, फिर से नीतीश जी को लाना है, ये हमारा संकल्प है। निश्चित तौर पर अररिया एक बदलाव की तरफ, अररिया 49 की जनता ने ठान रखा है कि इस बार बदलाव आएगा, और एक ऐसा बदलाव आएगा जो क्रांति के रूप में, एक रेवोल्यूशन दिख रहा है वोटरों में, जो दिख रहा है ना कि वो मतलब इस बार कुछ सुनने को तैयार नहीं है वोटर, इस बार बस बदलाव ही बदलाव चाहिए। तो ये जो है ना, ये बहुत अच्छा नज़रिया है लोगों का कि विकास को सोचा, नीतीश जी के कामों को सराहा, और अपने प्रदेश की सम्मान और मान जिस तरीके से नीतीश जी ने बढ़ाया, उस मान और सम्मान को रखने के लिए सभी लोग एकजुट हुए हैं।